गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में तीसरा अध्याय जो अधूरा था उसे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के लिए फसलें। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर लगा दिया। इसके लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों को दो तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ यानी चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। तो ये देख लीजिए चित्र 5 पॉइंट और ये है 6। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने भी अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो
में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई और की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। तो बच्चों, आज के लिए यह लेसन इतना ही। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।